नमस्कार। अभी मेरे हाथ में एक किताब है, शब्द तुम्हारा जिक्र करते हैं। आशीष नेतानी द्वारा रचित कविताओं का काव्य संग्रह है। मुझे ये किताब प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी के माध्यम से मिली। आशीष नेतानी जी को मैं तिश्नगी काव्य संग्रह से जानता हूँ। इसके तिश्नगी काव्य संग्रह के माध्यम से ही आशीष नेतानी जी से भेंट हुई थी और इस समय शब्द तुम्हारा जिक्र करते हैं इस काव्य संग्रह की कविताएं पढ़ने पर मुझे लगा कि आशीष नेतानी बहुत ही संवेदनशील कवि हैं और यहाँ पर मैंने कुछ कविताएं चुनी जिनके बारे में मैं आपके साथ कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। यहीं से मैं शुरू करना चाहूँगा कि ये जो काव्य संग्रह समर्पण वाक्य है उसके लिए जिसे कविता से अधिक भोजन की जरूरत है। अब जब लेखक लिख रहा है कि यह काव्य संग्रह उस व्यक्ति को या उस समुदाय को या उस समाज को समर्पित कर रहा है जो रोजी रोटी की तलाश में है, रोजी रोटी के लिए परिश्रम कर रहा है। मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा, अंश पढ़ूंगा और फिर उसके बारे में कुछ अपने विचार रखूंगा। जैसे जो मैंने कविताएं चुनी हैं, शीर्षक पहले मैं बताना चाहूंगा, माँ और पहाड़। अपनी अपनी कविताएं, कविता का आगमन, यहाँ के रहे न वहां के, धूप और मिट्टी, कविता का लिखा जाना, हैदराबाद, इंद्रधनुष, अलविदा मेरे बच्चों, भाषा। हाँ, बढ़िया कविताएं चुनी हैं आपने। इन कविताओं के बारे में मैं कुछ संक्षेप में आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा और सबसे पहले मैं भाषा पर अपने विचार रखना चाहूंगा। आशीष नेतानी लिखते हैं कि कोई नई भाषा सीखने का अर्थ क्या है। आशीष नेतानी के विचारों से मैं सहमत हूं। मैं हमेशा ही कहता रहा हूं, हर एक उस मंच से जहां पर लोग कहते हैं कि भाई भाषा केवल कम्युनिकेशन का सोर्स है, केवल आदान प्रदान का माध्यम है, और उसी मंच से मैं कहने के लिए मजबूर होता रहा हूं कि भाषा केवल कम्युनिकेशन का सोर्स नहीं है बल्कि आपकी संस्कृति को बचाए रखने की एक पूंजी है। केवल माध्यम, यह विचारों का आदान प्रदान का माध्यम नहीं है भाषा, वह भी एक तत्व है भाषा का, लेकिन उससे भी अधिक मेरे विचार से महत्वपूर्ण है कि वह संस्कृति को बचाए रखती है, आपकी सभ्यता को बचाए रखती है, आपके पूर्वजों के जो धरोहर हैं, शब्द हैं। मैं इसी के साथ आपके साथ ये भी बात साझा करूंगा कि अगर हम किसी भाषा के शब्द का नियमित निरंतर प्रयोग नहीं करते हैं तो वो भाषा के वो शब्द मरते रहते हैं। तो मैं तेलुगु से दो उदाहरण मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि एक तो है नाना, अम्मा। ये शब्द मैं समझता हूं कि सभी भाषाओं में आज मर रहे हैं। अब हम डैडी, मम्मी बोलने लगे हैं। नाना गारू, अम्मा गारू शब्द अब नहीं रहे तेलुगु में अधिकतर परिवारों में। उसी तरह से आम बोलचाल में शब्द हैं बियम, जिसे आज राइस ने बदल दिया है। इसी तरह से चक्करा, मीठा सा शब्द है शक्कर के लिए तेलुगु में, लेकिन अभी वो शुगर हो गया है। खैर, आशीष नेतानी जी कहते हैं कोई नई भाषा सीखना
कुछ नए अक्षरों और उच्चारणों को जानना भर नहीं है, नई आकृतियों का ज्ञान भर नहीं, बल्कि उस भाषा या बोली के बोलने वालों के सुख दुख, अच्छे बुरे की, वर्तमान और इतिहास की पहचान करना है। किसी भाषा का खो जाना सिर्फ कुछ शब्दों की मौत नहीं, एक समाज विशेष, संस्कृति विशेष का स्वाहा हो जाना। मैं पूरी तरह से आशीष नेतानी जी से सहमत हूँ। ये मेरे ही विचार, ऐसा लगता है कि ये मेरे ही विचार है। और कवि या किसी रचनाकार की रचना की सार्थकता, मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि तभी सार्थक है वह लेखन कि वो लगे, कि पढ़ने वाले को लगे कि वो मेरे ही मन की बात लेखक कह रहा है। तो यहाँ पर इस कविता में ऐसे लगता है कि मेरे मन की बात आशीष नेतानी लिख रहे हैं। अगली कविता है अलविदा मेरे बच्चों। मुझे पढ़कर ये लगा कि कोरोना काल की कविता होगी, क्योंकि कोरोना काल में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हाल ही में यह घटना हम सबके जीवन में घटी है, तो मैं इसके साथ अपने आप को जोड़कर देख रहा हूं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का भी जिक्र है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, किस तरह से लोग व्यापार कर रहे थे ऑक्सीजन का। यहाँ तक कि समाचार में हमें पढ़ने को मिला कफन का भी लोगों ने व्यापार किया है। तो इस पर आशीष नेतानी जी ने व्यंग्य किया, और व्यंग्य के साथ बहुत ही रचनात्मक ढंग से उन्होंने इसको कहा है कि शायद रचनाकार, जो सबसे बड़ा रचनाकार है, उसे भी अपनी इन रचनाओं पर, जिन्होंने इसे व्यापार बनाया, मृत्यु को व्यापार बनाया, उन रचनाओं को देखकर दुख हुआ, इसीलिए वे अपनी अच्छी रचनाओं को वो वापस बुला लिए ताकि उनके सामने अपने दुख को प्रकट कर सके। तो मैं थोड़ा सा एक अंश आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा, शायद इससे आप समझ सके कि आशीष नेतानी क्या कहना चाह रहे हैं। तुम्हें उसने अपनी गोद में उठा लिया मेरे बच्चों, ऑक्सीजन न मिलना तो उसका एक बहाना भर है। वो निराश है अपनी कुछ कृतियों से, उसे मलाल है कि उसने ही बना दिए ऐसे मुखौटे जो चंद कागज के टुकड़ों के लिए बंद कर देते हैं जिंदगी की सप्लाई, और ऐसी नाकारी सरकारी व्यवस्था पर बैठे ठग भी उसी ने रचे हैं। अगली एक रचना है इंद्रधनुष। इसके इन्होंने आशीष नेतानी ने इसमें बहुत अच्छे दृश्य बिंबों का प्रयोग किया। और देखिए रचना, मेरे पास कुछ उदास पन्ने हैं, बहुत प्यारी कविता है, और तुम्हारे पास है बेशुमार रंगीन पेंसिलें। अब तुम्हारे मिलने की जगह पर एक इंद्रधनुष उग आना चाहिए। ये संबंधों के क्या कहते हैं, प्रगाढ़ता पर विचार व्यक्त करते हैं कवि कि भाई तुम्हारे पास कुछ है और मेरे पास कुछ है। जब हम ये कुछ हो जाते हैं तो बहुत कुछ हो जाते हैं। तो रंगीन जीवन या रंगीन समाज, रंगीन समुदाय कैसे होगा, इस पर ये इशारा करते हैं कवि। चूंकि आशीष नेतानी जी हैदराबाद में कुछ समय बिताया है, अच्छे अंश हैं इस कविता में, और हैदराबाद के बारे में वे अपने विचार यहाँ व्यक्त करते हैं। और इस कविता की खास बात आप इस तरह से समझिएगा, गिनती जो कि दी है यहाँ पर जो उन्होंने नंबर लिखे हैं कि साधारणतः हम लिखते हैं हैदराबाद 1, हैदराबाद 2, हैदराबाद 3, लेकिन इन्होंने, जैसे कि मैंने आरंभ में कहा, भाषा से बहुत लगाव है इन्हें, तो शायद इन्होंने तेलुगु भी कुछ सीखी होगी हैदराबाद में रहकर। तो इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 10 यानी 10 तक इन्होंने अंक यहाँ लिखे हैं, संख्या लिखी है, और हैदराबाद को परिभाषित करने की कोशिश की है। और हर एक अंश में हैदराबाद के एक हिस्से को लेकर अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए। तो मैं यहाँ पे मूडू से मेरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा
चार के बारे में क्या? आप बताते हैं। हाँ, मूडू यानी 3, शाम के समय जी उठा है चार मीनार, सज गई हैं चूड़ियों की ठेलियां, रौनक का बादल बाजार में पसर गया है, सैलानी चढ़ रहे हैं दम घोटू सीढ़ियों से, चार मीनार के ऊपरी माले पर कबूतरों के एकांत में पड़ रहा है खलल, कैमरों के फ्लैश बिजली से चमक रहे हैं, हैदराबाद कैमरों में कैद होकर विश्व भर में फैल रहा है। इसी तरह से वे आगे भी अलग अलग हैदराबाद के अलग अलग भागों पर अपने विचार रखते हैं। सुल्तान बाजार के बारे में भी उन्होंने बताया है, हुसैन सागर के बारे में बताया है, और भी अन्य अन्य स्थानों के बारे में, बिरला टेम्पल, बिरला मंदिर के बारे में भी अपनी विचार रखे, और दक्षिणी भाषा पर भी ये अच्छा है, विचार रखते हैं। वंश अच्छा है। हाँ, एडू और एडू यानी 7। दक्षिणी में बतियाते लोग किस्म किस्म की बिरयानी की दावत देते, नारियल चटनी के साथ रवा डोसा का लुत्फ उठाते लोग, ओस्मानिया बिस्किट ईरानी चाय में डुबो डुबो कर खाते लोग, उगादी त्योहार मनाते शांत चित्त और साधारण सिनेमा घरों में तेलुगु फिल्मों का जमकर जश्न मनाते लोग। इन 2 अंशों से आपको हैदराबाद का संक्षिप्त परिचय तो मिल ही जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। बहुत खूब। अगली कविता है कविता का लिखा जाना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है, मेटा पोएट्री। इसमें एक तरह से आशीष नेहतानी जी कविता की रचना प्रक्रिया पर कि किस तरह से एक संवेदनशील व्यक्ति अपने को व्यक्त कर सकता है, अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, इस ओर भी ये इशारा करते हैं। देखिए कि कैसे कविता लिखी जाती है या कैसे कविता प्रकट होती है। शाख से पहली दफा छलांग लगा चुका चिड़िया का बच्चा रच रहा है पहली कविता। एक गद्यात्मक बिंब है इसमें। हा? एक मजा हुआ चित्रकार अपनी कूची से कैनवस पर रखता है रंगों के शब्द और सूखने पर प्रस्फुटित होती है कविता। इस कविता में कवि आशीष नेहतानी ने क्या कहते हैं, लोक व्यवसाय को लेकर भी अपनी बात को यहाँ पे रखा है कि किस तरह से कृषक के लिए कविता क्या है, लोहार के लिए कविता क्या है, इस तरह अलग अलग व्यवसाय के लोगों के लिए कविता क्या हो सकती है। उनके जीवन से जुड़े हुए तत्वों को लेकर उन्होंने कविता की रचना की है। यहाँ पर एक और अंश में आपके लिए यहाँ रखना चाहूंगा। कृषक साल भर में तरह तरह के रंगों की अनेक कविताएं लिख लेता है। कुछ मुस्कुराहटों से भी रचे जाते हैं शब्द। पुष्प खिलते हैं तो लगता है कि प्रकृति भी कविता लिखने की आदी है। असल में तो प्रकृति ही कविता रचती रहती है और हम अलग अलग कवियों के कलम से या मुख से वही प्रकृति कविता के रूप में प्रकट होती रहती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धूप और मिट्टी। वैसे बहुत ही कम शब्दों में कविता लिखी गई है, लेकिन कविता का मर्म देखिए, कविता में जो कवि का मर्म प्रकट हुआ है वो देखिए। धूप और मिट्टी महानगरों में मुमकिन है अर्जित कर लेना अपना घर, बढ़िया गाड़ी और दरवाजे पर तमाम सुख सुविधाएं, मगर अपने हिस्से की धूप और मिट्टी के लिए हमें बार बार लौटना होता है गांव अपने। यहाँ पर उन सभी लोगों के मन के दुख को कवि ने यहाँ उकेरा है, जो लोग अपने गांव को छोड़कर या अपने देश को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हुए, रोजी रोटी की तलाश में या फिर प्रगति की तलाश में गए, लेकिन मन तो उनका गांव में ही बसा रहा और फिर वो बार बार गांव लौटने के लिए लालायित होते रहते हैं।
यहाँ पर मुझे एक फिल्म की बात भी याद आ रही है, आ अब लौट चले। मेरे ख्याल से आरके स्टूडियो से बनी हुई सबसे आखिरी फिल्म ये रही। इसके बाद में भी फिल्में बनी होंगी, उस समय चर्चा में थी कि ये आखिरी फिल्म है इस तरह से। उसमें भी इस तरह के अंश आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर एनआरआई को दर्द होता है, और उस समय एनआरआई से जुड़े हुए विषयों पर कई फिल्में आई और कई हिट हुई, कोई फ्लॉप भी हुई होगी। आशीष नेतानी की कविताओं में बार बार ये झलकता है कि वे भले ही वो हैदराबाद में हो या फिर अभी मुंबई में है तो मुंबई में हो या और किसी शहर जा रहे हो, लेकिन उनका मन अपने पहाड़ों में बसता है, अपने घर में बसता है, अपनी माँ से बार बार जुड़ने की कोशिश। बहुत बहुत बढ़िया कविता है जो अब आप पढ़ रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। हाँ, शीर्षक बताएं। हाँ, तो मैं माँ वाली कविता पर आऊंगा। हाँ। लेकिन मैं अभी यहाँ के रहे न वहाँ के। हाँ, ये भी कविता। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें वही द्वंद है। शहरी दिखावा और बड़प्पन का दिखावा, इस पर व्यंग्य किया है। और हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं और चाहते हैं कि हमारी वाहवाही हो, हमारी प्रशंसा करे, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति बड़प्पन दिखा रहा है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये होता है कि भाई मैं झूठी प्रशंसा या झूठा दिखावा कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसे घटनाएं आशीष नेतानी के साथ घटी हों। मैं इस समय पर इस जगह ये भी कहना चाहूंगा कि आशीष नेतानी के पास एक सूक्ष्म दृष्टि है। वे परखते हैं, अपने आसपास के घटनाओं को देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, और तभी वे जाकर उस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक अंश मैं आप यहाँ पढ़ूंगा। मैंने कागजों पर जिक्र किया सलीके से बने तालाबों का। अब तालाब सलीके से कब बनते हैं? जब कई सारे गांव उजड़ जाते हैं। अब हो सकता है वो तालाब कई लोगों को पानी देता होगा, किसानों को भी पानी मिलता होगा, लेकिन आगे देखिए क्या व्यंग्य है। इस जिक्र में जमीन गांव की थी, पर तालाब कुछ 5 सितारा होटलों के स्विमिंग पूल जैसा। यानी गांव उजड़ रहे हैं और शहर बन रहे हैं। इस पर इन्होंने व्यंग्य किया है कि भाई अब गांव बच नहीं रहे हैं, गांव के लोग भी शहरी हो रहे हैं। कविता का आगमन। कविता कैसे उतरती है कवि के मुख से या कलम से, इस पर थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा। ये मुझे प्रिय है कविताएं। तुम्हारा आना गिलहरी की तरह, अपनेपन के एहसास से भरपूर, आंधियों की तरह नहीं, शोर बनकर नहीं, बगैर आहट पलकों पर नींद की तरह आना। यहाँ पर कवि आशीष नेतानी अपनी कविता की स्वयं परिभाषा वो यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनकी कविताएं जो है वे शोरगुल करके नहीं आती है, बल्कि बहुत ही आहिस्ते से, बहुत धीरे से आती है और फिर कागज पर उतर जाती हैं। एक और अंश इस कविता का पढ़ना चाहूंगा, मुझे कविता बहुत प्यारी लगी। बच्चे की तोतली जुबान पर सफाई की तरह आना। कविता तुम्हारा इससे पूरा उससे ऊपर का अंश भी, वो भी अच्छा है, बच्चे से ही संबंधित है शायद। तुम्हारा आना जीभ पर स्वाद की तरह, कि बस आना और रह जाना अनंत तक, एक सुखद स्मृति की तरह। चलिए, गुरुजी ने कहा है तो ये भी अंश पढ़ देता हूँ। मुझे ये भी अंश अच्छा लगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि आगे बढ़ जाऊं, लेकिन ये अंश सुन लीजिएगा, बहुत आपको भी अच्छा मजा आएगा। कभी बच्चे के सुर्ख गालों पर निश्चल बनकर। तो फिर से शुरू से ही पढ़ दीजिए पूरी कविता आप। टूट गया ना, तारतम्य में टूट गया। तुम्हारा आना गिलहरी की तरह, अपनेपन के एहसास से भरपूर, आंधियों की तरह नहीं, शोर बनकर नहीं, बगैर आहट पलकों पर नींद की तरह आना। कभी बच्चे के सुर्ख गालों पर निश्चल हंसी बनकर।
तो कभी बूढ़े की दर्द भरी कराह से होकर आना। चांद छूने को लालायित बुलेट युग में तुम्हारे दबे पांव आना किसी नए जीवन की तरह, और इस यकीन के साथ कि यह आना सबसे आरामदायक भौतिक क्रिया हो। बच्चे की तोतली जुबान पर सफाई की तरह आना। कविता, तुम्हारा आना जीभ पर स्वाद की तरह कि बस आना और रह जाना अनंत तक, एक सुखद स्मृति की तरह। बहुत खूब। अपनी अपनी कविताएं। मुझे क्या सर, अपनी अपनी डफली करके भी एक कविता है। मुहावरा ही है। तो वो अलग चीज है। अपनी अपनी कविता, अपने अपने राम तो पुस्तक ही है। यानी हर कोई अपने ढंग से देखता है। तो ये है। यहाँ पर देखिए, मैंने जो इसके पहले भी जिक्र किया, यहाँ पर हर एक की अपनी कविता है। हर एक अपना जीवन, हर एक व्यक्ति का अपना जीवन कविता ही है। ऐसा एक कवि का मानना है। उन अबोधों के लिए जिनका विश्व माँ है। पिता खेल खिलौनों का संसार, कविता क्या होगी। और फिर आगे वे दर्जी के लिए कविता क्या हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे सुई और धागा फिल्म याद आया। वस्त्र सीते दर्जी के लिए मशीन की आवाज ही संगीत है। ग्राहकों का लिया नाप ही कविता की धरती, सुई से कपड़े को गुजारते हुए वह रोकता है शब्द। लोहारों को नहीं अकरता लोहा बजने का स्वर, उन्हीं तपते अंगारों पर वह सेकता है अपनी कविता। पकने पर अपने हाथों में लेकर मुस्कुराता है। वाह। और कृषक, उसके लिए तो पूरी धरती ही कोरा पृष्ठ है। बीजों की कलम जल में डुबो डुबो कर वह महाकाव्य रचता है। वाह। यह विश्व उस कवि का श्रोता भी है, पाठक भी। युद्ध में सैनिक लिख रहा होता है अमर गीत, लहू की स्याही अमिट कविताएं रच जाती हैं। अध्यापक रचते हैं सबसे लंबी कविता, क से लेकर कविता क से लेकर क से कविता। बोलते, कहते हुए, लिखते हुए वे रच रहे होते हैं एक कविता, और वर्षों बाद जब उनकी कविताएं पूर्ण होती हैं, उससे पूर्व ही वे प्रारंभ कर चुके होते हैं नई अन्य लंबी कविताएं। कवियों के लिए बेशक कुछ शब्द बन पड़े कविता का रूप, मगर विश्व का हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर घड़ी कविता न रचते हुए भी रच रहा होता है अपने हिस्से की अनूठी कविताएं। अब मैं उस कविता पर पहुंच रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। इन 10 कविताओं में सबसे प्रिय कविता मैं जी बिल्कुल कविता को मैं कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने, कवि ने अपनी माँ को जोड़कर, अपने जन्मस्थली को जोड़कर अपनी बातें रखी है। उसके माध्यम से पूरा पहाड़ का जीवन भी जो है वो सामने आता है। जी सर। और संस्कृति भी। यस। बल्कि हम कहेंगे श्रम संस्कृति जो है वहाँ श्रम संस्कृति है। एक शब्द बिंब देखिए, शीर्षक कविता का पहले दृश्य बिंब। हाँ सर, कविता का शीर्षक बताइए पहले। माँ और पहाड़। जंगल की लाल तपती धूप नई और कमजोर माँ पर रहम भी न करती रही होगी। माँ के सांवलेपन में इष्ट देव सूरज करीने से काजल मरते होंगे, और माँ उन्हें सुबह सुबह ठंडा जल पिलाती होगी। यहाँ पर पहाड़ी जीवन और पहाड़ी क्या कहेंगे, पहाड़ी संस्कृति के लोक तत्व आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ के इष्ट देव सूरज हैं, लेकिन सूरज की तपती धूप में भी माँ को पहाड़ चढ़ना होता है और अपने परिवार के लिए आवश्यक सामग्री जुटानी होती है। और अंश में पढ़ना चाहूंगा। उन पहाड़ों की परतों से पार शायद ही दुआएं
प्रार्थनाएं जाती रही होंगी। जाती थी सिर्फ एक रोडवेज की बस, हाँ। वो कभी अपनों को लेकर नहीं लौटती थी। यहाँ पर भी देखिए पलायन, तो कवि ने लिखने का प्रयास किया है कि किस तरह से लोग आज कल पहाड़ों से पलायन हो रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में सुख सुविधाएं कम होती हैं। सुख सुविधाओं की तलाश में, रोजगार की तलाश में लोग पहाड़ छोड़कर बाहर चले जाते हैं और फिर लौट के आने के लिए उन्हें मौका नहीं मिलता, लेकिन उनका मन अपने पहाड़ों में बसा है और अपने सगे संबंधियों को याद करता है। एक और अंश में यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूंगा। थकता टूटता हुआ तो करता हूँ माँ से बातें। हाँ। कोष्टक में लिखा है कवि ने, फोन पर ही सही। हाँ। अब फोन आ गए ये हैं, व्यंजना जो लेकिन है, वो आगे धन्यवाद। वो अपने माँ के बारे में लिखते हैं, जहाँ जिस समय फोन का आविष्कार शायद न हुआ हो, या फिर पहाड़ों पर फोन उस समय नहीं पहुंचा होगा। अब थोड़ा सा मेरे साथ इन पंक्तियों के साथ आगे बढ़िएगा। निराश धूप निकलते ही कपड़ों के गीलेपन के जैसे गायब हो जाती है। सोचता हूँ वो किससे बातें किया करती होगी तब, दुख दर्द में, अवसाद की घड़ियों में, ससुराल की तकलीफ किसे कहती रही होगी, वो जिसकी माँ उसे 5 साल में ही छोड़कर चल गई। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि इन चंद कविताओं के चंद अंशों के माध्यम से मैं आशीष नैथानी के कवि कर्म को शब्द तुम्हारा जिक्र करते हैं इस काव्य संग्रह के माध्यम से आपके सामने रख सका हूँ। और इस पुस्तक का थोड़ा भौतिक परिचय भी दे दीजिए। हाँ, जी सर। यह काव्य संग्रह रुद्रादित्य प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित है और यह प्रथम संस्करण है, 2022 का प्रथम संस्करण। मूल्य 195। और मैं यहाँ पर ये बात अवश्य रखना चाहूंगा कि इस काव्य संग्रह की भूमिका लीलाधर जगुड़ी ने लिखी है। और देखिए, कोरोना काल का मैं जिक्र कर रहा था। कोरोना काल दिसंबर 2020, देहरादून उत्तराखंड, इस स्थान पर रहकर लीलाधर जगुड़ी जी ने इस काव्य संग्रह की भूमिका लिखी है। और मुखपृष्ठ तो आप देख ही रहे हैं। इस पर उत्तराखंड का एक संक्षिप्त चित्र आप देख सकते हैं, पहाड़ी इलाका देख सकते हैं। गौरी गढ़वाल उत्तराखंड के तमलाग गांव में जन्मे आशीष नैथानी पेशे से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। पहाड़ की खूबसूरत लेकिन जटिल जीवन शैली हो या मुंबई महानगर की अथक कथा आशीष के शब्दों में स्पष्ट देखी जा सकती है। इनकी कुछ कविताओं का स्वर नॉस्टैल्जिक हैं, मगर अन्य कविताओं में बहुत साफ हो जाता है कि वे अपनी जड़ों के माध्यम से व्यापक मानवीय संदर्भों को उद्घाटित कर रहे होते हैं। 2023 में प्रकाशित कविता संग्रह तिश्नगी के बाद यह कवि का दूसरा कविता संग्रह है। 23 में 2013 में, क्षमा चाहता हूँ, 2013 में। यहाँ पर उनका स्थायी संपर्क भी है, दिया गया है। नैथानी भवन, शांति विहार कॉलोनी, अम्बीवाला प्रेम नगर, देहरादून, उत्तराखंड। तो आशीष नैथानी जी देहरादून के निवासी हैं और इनकी कविताओं में पहाड़, देहरादून, उत्तराखंड बार बार झलकता है। आप इनकी कविताओं को पढ़कर हैदराबाद में रहकर या अपने कहीं किसी भी स्थान पर जहां पर आप हैं वहां पर रहते हुए भी उत्तराखंड की सैर कर सकते हैं, पहाड़ों की सैर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।
हाँ, तो मित्रों, ये थे डॉक्टर बी बालाजी, जो आशीष नैथानी के सद्य प्रकाशित कविता संग्रह शब्द तुम्हारा जिक्र करते हैं पर अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे। यह मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए कि वे इस पुस्तक पर अपने विचार रखें, उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और उन्हें भी तथा कवि आशीष नैथानी को भी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद।